हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। जहाँ तक है कल या परसों में आपका पेपर है इकोनॉमिक्स का, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता देते हैं। देखो वैसे आपको देखो प्रैक्टिकली अगर मैं बताऊँ तो इम्पोर्टेंट जो बोलते हैं हम उसका मतलब क्या होता है बेटा। देखो इम्पोर्टेंट का मतलब ये होता है यहाँ पे कि आपको ये सारे क्वेश्चन पढ़ लेने चाहिए, इनमें से ज़्यादातर चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी, ये इसका मतलब होता है। क्लियर है? वैसे तो आपको बेटा पूरी बुक पढ़नी चाहिए, बट जो हम इंपॉर्टेंट, देखो क्या होता है हमारे जो इंपॉर्टेंट का पैटर्न होता है वो इस तरह से होता है कि इसमें मैक्सिमम जो मेन क्वेश्चन है वो सारे फंस जाते हैं। जब वो सारे फंस जाते हैं तो इसका मतलब आप पेपर में कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आते हो। क्लियर है? अब बहुत सारे बच्चे क्या होता है, उनको जब ना पूरी बुक या पूरी कॉपी उनके हाथ में होती है ना, तो वो समझ नहीं आता यार कहाँ से पढ़ूं, कितना पढ़ूं, पल्ले नहीं पड़ रहा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ना एक हेल्प आपको मिल जाती है कि यार मैंने अगर जैसे मान लो आप 11 क्वेश्चन लिखे हैं, अभी 11 लिखे हैं, बाकी मैं अब डिफरेंस लिखने वाला हूं और फिर एक कुछ संबंधों के बारे में लिखने वाला हूं जो कि आपको पढ़ने हैं। तो अगर मैं आपको ये मतलब सीधे सीधे बोल दूं कि आपको ये वाला पढ़ना है, तो इसका मतलब पूरी बुक नहीं देखनी, सिर्फ उस वाले पोर्शन पे इतना पढ़ा याद हो गया, अगला क्वेश्चन ये देखा यार। तो इससे क्या होता है, एक ना बहुत अच्छे से ना एक लिंक बैठ जाता है बुक के साथ कि हमें ये चीजें पढ़नी है और हमें पता है कि ये वाला क्वेश्चन पढ़ना है। तो इससे क्या होता है, हमें वो क्वेश्चन काफी अच्छे से क्लियर हो जाता है। अब इतनी मोटी बुक पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, ये काफी दिक्कत करता है। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप क्वेश्चन से देख लो कि ये क्वेश्चन है, अब सीधा उसी पोर्शन पे जाना है, सिर्फ 11 पढ़ना है। यानी बाकी जो बीच में छोटी मोटी चीजें हैं, फालतू चीजें, उनको पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आप लास्ट मोमेंट वाले हो तो बेटा तो फिर से आप क्वेश्चन वाले कर सकते हो, काफी होता है। बाकी जो होता है आपके लिए जो तरीके से शुरू से पढ़ते हुए आ रहे थे उन्होंने पूरी बुक पढ़ी होगी, ठीक है ना। और अच्छी बात है, पूरी बुक पढ़नी भी चाहिए क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। क्लियर है? तो मैंने आपके सामने अभी 11 क्वेश्चन लिखे हैं, मैंने बताया इसके बाद मैं डिफरेंस लिखूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस जो आपको पढ़ने हैं, क्वेश्चन उसमें से आता ही आता है। क्लियर है? देन एक आध हमारे संबंध वाले केस है कि संबंध भी आपसे पेपर में पूछा जाएगा, ये आपको पता ही है, रिलेशनशिप पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो कि आपको पढ़ने और रट्टा लगा देना बेटा, रट्टा सीधा रट्टा। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। इसमें से एक प्रॉब्लम आपसे पूछी जा सकती है, तीनों नहीं, तीनों तो नहीं पूछने वाला, वो तीनों में से कोई एक प्रॉब्लम आपसे पूछने वाला है कि क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा। नंबर 2, प्लीज ध्यान से सुनिए, मैं क्वेश्चन के बीच में कुछ हिंट भी दूंगा आपको, इसलिए वीडियो को आगे बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, हिंट भी सुन लेना। उत्पादन संभावना वक्र यानी पीपीसी क्या होता है, ठीक है ना, और इसकी दो मुख्य विशेषता होती थी, वो क्या क्या है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, ये वाला सेकंड क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं टिक लगा रहा हूं वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है अपने आप में। एक वस्तु के रूप में उपभोक्ता संतुलन की शर्त को समझिए, वो भी रेखा चित्र और तालिका, यानी जो आपको टेबल बनानी है उसका प्रयोग करके। ठीक है, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर है? पहले वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सभी बच्चों को आता है। ठीक है, खाली एक बार गो थ्रू कर लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। उसके अलावा तटस्थ वक्र किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं जो हमने इसकी विशेषता पढ़ी है कि तटस्थ वक्र क्या है, कॉन्वेक्स होता है, और तटस्थ वक्र क्या है, दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते, ये सब चीजें पढ़ी है ना। जो जितना ज्यादा ऊपर तटस्थ वक्र होता है वो उतनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन आपको संतुष्टि देता है। तो इस टाइप की चीजें जो आपने पढ़ी थी ये पढ़नी। तो ये 3 क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बीच में कि उत्पादन संभावना वक्र पीपीसी क्या है, इसकी विशेषताएं क्या होती है। नंबर 2, एक वस्तु के रूप में उपभोक्ता संतुलन की शर्तें क्या होती है। ठीक है, रेखा चित्र द्वारा समझिए। अगर दो वस्तु के रूप में, देखो दो वस्तु वाला भी था, दो वस्तु में ज्यादा से ज्यादा आपसे पता क्या पूछ सकता है, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? डेफिनेशन पूछ सकता है। उसमें एक वर्ड होता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी होता है, जो मैंने आपके मेरे नोट्स में सारे मिल जाएंगे आपको, मैंने वीडियोस बना रखी है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी होता है, जिसमें जो कॉन्सेप्ट ज्यादा से ज्यादा वही कॉन्सेप्ट पूछ सकता है अगर पूछेगा वहां से, बाकी यही पूछेगा। मेन क्वेश्चन तो यही बनता है एक वस्तु वाला। दो वस्तु में वही MUX अपॉन में PX बराबर MUY अपॉन में PY बराबर MUM, बस ये वाली कंडीशन पूछ सकता है, बाकी कुछ पूछने वाला वहां पे है नहीं। ठीक है ना, मैं दोबारा बोल देता हूं। ठीक है, दो वस्तु वाले में मैंने क्या बोला, MUX अपॉन में PX इजगल टू MUY अपॉन में PY इजगल टू MUM। ठीक है, ये वाली कंडीशन पूछ सकता है, जिसमें मैंने आपको बेटा यार इसमें ध्यान से पढ़ना है इन चीजों को। तो इसमें मैंने आपको ये बताया, इसमें भी बताया था मैंने कि एक वाले में क्या होता है, एक वाले में MUX बराबर PX होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं MUX अपॉन में PX बराबर MUM, क्योंकि इसमें एक ही गुड्स होता है इसलिए हम उसको सिर्फ XX एक ही गुड है, यहाँ पे X और Y दो गुड होते हैं। तो ये कंडीशन आपको पढ़नी है। साथ में ये भी पढ़ाया था मैंने, आपको याद होगा। ठीक है, कि जब MUX ज्यादा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है किससे, PX से, तो क्या होता है, MUX कम रहता है PX से, तो क्या होता है, और बराबर होता था तो संतुलन हो जाता है। ऐसे यहाँ पे भी MUX अपॉन में PX अगर ज्यादा हो जाए MUY अपॉन में PY से, या फिर MUX अपॉन में PX कम हो जाए MUY अपॉन में PY से, और जब बराबर होता है तो संतुलन हो जाता है। तो ये कंडीशन तो आपको दोनों की पढ़नी है। बाकी जो थ्योरेटिकल पोर्शन जैसा है वो सिर्फ और सिर्फ इसका ही पढ़ना है, किसका, एक वस्तु वाले का। ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल में एक नंबर में आ जाता है,
ठीक है, इसके अंदर का कंटेंट पूछ लेता है कि ज्यादा कम या फिर बराबर वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, 1 नंबर में। उसके अलावा कीमत या बजट रेखा क्या है, कीमत या बजट रेखा से देखो डेफिनेशन तो मुझे लगता नहीं आपसे पूछेगा, वो आपसे क्या पूछेगा, जो उसका जो कर्व बनता है, मतलब जो उसका जो ग्राफ बनता है इस टाइप का, उसमें पॉइंट रख देगा कि ये वाला बताओ, क्या ये क्या नाम है इसको आप प्राप्त कर सकते नहीं कर सकते, ये वाला प्राप्त कर सकते नहीं कर सकते, इस टाइप से कुछ पॉइंट पूछ सकता है, ये हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, बट मैंने लिखा है कि आप उसको पढ़ना है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा इससे, इससे 1 नंबर का बनेगा, इनसे आपका ज्यादा नंबर के क्वेश्चन बनेंगे बेटा इनसे, क्लियर। उसके बाद मांग को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, या फिर मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक, बेटा दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको याद करना है। दोनों में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक या फिर मांग को प्रभावित करने वाले कारक। ज्यादा जो देखने के जो चांसेस हैं वो यहां से हो सकते हैं देखने के चांसेस, ठीक है। उसके अलावा परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या होता है, ये इंपोर्टेंट में आ जाएगा फिर, यानी 2 क्वेश्चनों के बाद फिर ज्यादा इंपोर्टेंट ये बनता है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। इसमें भी आपको तालिका और रेखाचित्र आपको आना चाहिए बनाना, क्लियर है, जिसको एक कारक के प्रतिफल का नियम भी कहते हैं, क्योंकि जो जो दीर्घकालीन वाला वो तो आ नहीं रहा है कोर्स में, तो ये वाला आपसे पूछेगा जहां तक है, ठीक है। उसके अलावा उत्पादक संतुलन क्या है और इसकी शर्तें क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए, खासकर एमआर जो आपके कोर्स का पार्ट है, एमआर और एमसी वाला, ठीक है, उसकी जो 3 शर्तें वो आपको बेटा यहाँ पे पता होनी चाहिए। सारी वीडियोस में बना चुका हूं, मैंने पहले बताई भी है, सारी की सारी वीडियो बनी पड़ी है, ठीक है ना। उसके अलावा पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक या पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले कारक, इनमें से वही एक क्वेश्चन कोई पूछेगा तो ये जो 4 बनते हैं, यहाँ से मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक, मांग को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसी पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक या पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले कारक, इन चारों में से ना एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, सारे नहीं दिखने वाले, देख लेना, ठीक है ना, एक ही क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलता है, 1 या 2 क्वेश्चन मुश्किल से, ठीक है ना। उसके अलावा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन जाता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं आपसे पूछ सकता है, या फिर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में AR बराबर MR क्यों होता है, सिर्फ इतना भी पूछ सकता है, या पूरा AR बराबर MR बराबर P बराबर D क्यों होता है, ये बताना होगा आपको, ठीक है ना। या इस तरह से दे सकता है क्वेश्चन की जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है उसमें जो उद्योग होता है वो कीमत निर्माता होता है, उद्योग कीमत निर्धारक होता है, और जो फर्म है वो कीमत स्वीकारक होती है, तो उसको समझाइए। तो मैंने वीडियो में काफी अच्छे से समझा रखा है, यही क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है और बनेगा बनेगा, एक क्वेश्चन तो आने आना है। तो क्वेश्चन कैसा हो सकता है, या तो सीधे सीधे विशेषताएं पूछ लेगा, पहला पॉइंट। नंबर 2, या तो AR बराबर MR क्यों होता है, या AR बराबर MR बराबर P बराबर D क्यों होता है, ये भी मैंने समझाया था वीडियो में। या फिर ऐसा बोल सकता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो उद्योग है वो कीमत निर्धारक यानी निर्माता है और फर्म कीमत स्वीकारक होती है, वो कैसे। उसके अलावा उच्चतम कीमत तथा न्यूनतम कीमत, ये भी वीडियो का पार्ट है बेटा, रेखा चित्र से ही समझाना है, यानी प्राइस जो सीलिंग प्राइस था और फ्लोर प्राइस था, ये आपको अच्छे से समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 11 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। और क्वेश्चन लिखने के बाद आपके लिए ना थोड़ा और आसान हो जाएगा कि यार चलो अब यही क्वेश्चन देखना, नहीं कि आंसर हमें रट्टा मारना है, ठीक है। तो उससे ज्यादा आसान हो जाता है बेटा नोट्स पढ़ना, तो इनको फटाफट से नोट डाउन कर लो और इनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए बेटा ये पोर्शन बहुत ज्यादा मतलब क्या होता है इंपॉर्टेंट बन जाता है 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए, ये वाला जो है 1 नंबर के लिए भी आ जाते हैं इनके अंदर, ठीक है ना। ये मैंने लिखवा रखे हैं कि कम ज्यादा पे क्या क्या होता है, याद रखना है, ठीक है। नोट्स में सब कुछ पढ़ा हुआ आपके पास, चलो फटाफट से नोट डाउन कर लो उसे। अब आगे ध्यान दीजिए बच्चे, उसके बाद हमारे पास आता है अंतर। अंतर में हमारे को क्या पढ़ना है, मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि, मांग में संकुचन तथा मांग में कमी। सेम पूर्ति में भी ऐसी है, पूर्ति में विस्तार, पूर्ति में वृद्धि, पूर्ति में संकुचन, पूर्ति में कमी। तो एक तरह से 4 डिफरेंस बन जाते हैं बेटा। क्या चारों आएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है, कोई सा 1 या 2 आपको देखने को मिलेगा, क्लियर है। मिलना तो है, यहां से आने ही आना है, इसमें से आने ही आना होता है, एक क्वेश्चन तो कंपलसरी है। तो मांग में विस्तार या मांग में वृद्धि, मांग में संकुचन तथा मांग में कमी। तो मांग में विस्तार तथा मांग में वृद्धि, मांग में संकुचन तथा मांग में कमी। ऐसे ही पूर्ति में विस्तार, पूर्ति में वृद्धि, पूर्ति में संकुचन तथा पूर्ति में कमी। ऑलरेडी नोट्स का पार्ट है ये, ठीक है ना, तो आप इसे कवर कर सकते हो। उसके अलावा वास्तविक अर्थशास्त्र, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। अब देखो इसमें ना मुझे लगता नहीं डिफरेंस आएगा, बट मैंने क्यों लिखा है इसका रीजन बताता हूँ। यहाँ पे ना आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे एक लाइन दे देगा, बोलोगे बताओ ये आपका आदर्शात्मक के अंदर आता है या वास्तविक के अंदर आता है, तो आपको पहचानना होता है। तो मैंने आपको पहचान बताई थी कि जो आदर्शात्मक होगा ना उसके अंदर ना आपको ऐसा वर्ड दिखेगा चाहिए, होना चाहिए, चाहिए ऐसा, शुड या ought to be। अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप इंग्लिश में, उससे कोई इंग्लिश में पेपर आता है, हिंदी में भी आता है, तो इंग्लिश में लाइन पढ़ लेना। अगर उसमें शुड या OUGST, ought to be ऐसा लिखा है, शुड बी या ought to be, शुड या ought लिखा है, तो समझ जाना वो आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, यानी आपका आदर्शात्मक। और अगर मान के चलो शुड और ought नहीं है तो वो पॉजिटिव है, यानी वास्तविक अर्थशास्त्र होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो इसका डिफरेंस आने वाला तो नहीं है, मेरे को पता है, बट जहां तक है इसका ना, इस टाइप का क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को वहां पे मिल सकता है। क्लियर हो गया, तो मैंने आपको बता दिया कि पहचान क्या होती है। आगे
उसके बाद बाजार बाजार अर्थव्यवस्था और केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, ये आपको पढ़ना है बेटा, ये अच्छा डिफरेंस है, बाजार अर्थव्यवस्था तथा केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। और इन दोनों के जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स होते हैं दोनों को अगर मिला लो तो वो मिक्स्ड यानी जो मिश्रित अर्थव्यवस्था वो बन जाती है, जो कि भारत है। क्लियर। उसके अलावा ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है। मगर इसके साथ में ना एक बार कई बार पेपर में ना आता है क्वेश्चन, ह्रासमान या घटते सीमांत उत्पाद का नियम, ये आ जाता है और बच्चे सोचते हैं वो यही पूछ रहा है। बेटा ये सीमांत उत्पाद है, ये एमपी की बात कर रहा है, और ये उपयोगिता ये एमयू की बात कर रहा है। ठीक है ना, वो एमपी की बात कर रहा है और वो किसकी बात कर रहा है, एमयू की बात कर रहा है। तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, ये एमपी है, ये एमयू है। क्लियर हो गया। तो मैंने ये भी आपको बता रखा और ये भी आपको बता रखा, ये आपका बेटा आपको जो उपभोक्ता संतुलन वाले चैप्टर में मिल जाएगा, और ये आपको मिलेगा जो उत्पाद फलन उत्पादन फलन वाला चैप्टर है उसमें ये मिल जाएगा। तो ये दोनों को पता होना चाहिए दोनों होते क्या हैं। ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस नहीं आएगा, ये लिख के ले लो मेरे से, इसके बीच में डिफरेंस कभी नहीं आने वाला, बस दोनों में से एक टॉपिक आपसे पूछ सकता है, मगर दोनों में से एक टॉपिक, जैसे मैंने बताया ना इसमें भी डिफरेंस नहीं आने वाला। बस क्या पूछेगा, आदर्शात्मक क्या ये वास्तविक, दोनों में से क्या है वो स्टेटमेंट आपको बतानी पड़ जाती है, ऐसा आ जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो डिफरेंस बने कितने, डिफरेंस सिर्फ एक तो ये बने 4 बन गए इसी के अंदर ही। ठीक है, उसके अलावा ये कोई डिफरेंस नहीं, एक डिफरेंस ही बना हमारा। क्लियर है। उसके अलावा बंदी लागतें और परिवर्ती लागतें, ठीक है, ये भी आपको पढ़ लेना है, गो थ्रू कर लेना है। डिफरेंस मुझे लगता नहीं इसमें से भी आएगा, बट मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बनेगा बट डिफरेंस नहीं आएगा, मैं ये बोल रहा हूं। ठीक है ना, तो कितने बने, सिर्फ एक या ये सिर्फ 3 ही डिफरेंस बनते हैं। तो मेनली आपको इन्हीं पे फोकस करना, बाकी जो आप पढ़ोगे ये 1 नंबर के लिए इनके अंदर से पॉइंट बन के आ सकता है, इसलिए आपको पढ़ने हैं, छोड़ने नहीं है। मगर ये संबंध की अगर हम बात करें तो एपीएमपी, ठीक है, ये आईएमपी है। ठीक है, और ये डिफरेंस तभी आएगा अगर वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वाला जो क्वेश्चन है अगर वो नहीं आता तो ये डिफरेंस देखने को मिलेगा। बट अगर वो क्वेश्चन आ जाता है कि परिवर्ती अनुपातों के नियम को समझाओ, तो फिर ये डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, दोनों में से एक मिलेगा। ठीक है ना। उसके अलावा AR-MR इंपोर्टेंट है, ये ACMC इंपोर्टेंट है बेटा, और फिर ये दोनों के दोनों ऐसे ही है, TCMC और TUMU, ये आपको पता होना चाहिए साथ में। क्लियर है। तो 3 मोस्ट इंपोर्टेंट में आ जाते हैं। ठीक है ना। बट अगर यही मैंने बताया कि एपीएमपी वाला तभी आएगा अगर वो परिवर्ती अनुपातों वाला नहीं आएगा, परिवर्ती अनुपातों वाला आएगा तो ये नहीं आएगा। ज्यादातर ये देखने को मिलता है, ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, बट आपकी किस्मत अच्छी रहेगी तो दोनों आ जाए तो बल्ले बल्ले की, बहुत दोनों को दोनों आसान है, ये भी आसान है और नियम भी आसान है। क्लियर है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया। डिफरेंस में मैंने आपको 3 मेन डिफरेंस बताए, बाकी सिर्फ गो थ्रू करने के लिए कहा है। तो मतलब मेन जो क्वेश्चन थे उनका मैंने जो जितने मैंने क्वेश्चन लिखे, जैसे 11 लिखे तो 11 में भी मैंने बोला कि इनको जिनमें टिक लगा रहा हूँ कि आपको ये तो बहुत तेज मतलब जरूरी बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से पढ़ना है, ये मैंने बता दिया। ऐसे मैंने डिफरेंस में भी इतने डिफरेंस लिखे आपके सामने, एफ तक है, यानी 1 2 3 4 5 6, जिसमें मैंने बोला कि स्टार्टिंग के ये और ये वाला पढ़ना जरूरी है, बाकी छोड़ भी सकते हो, मतलब छोड़ना मतलब गो थ्रू करके हल्का फुल्का छोड़ देना। उसके अलावा संबंध की बात करें, संबंध आपको पढ़ने हैं बेटा, 3 तो बहुत अच्छे से रट्टा मार रहे हैं, बाकी ये वाले जो संबंध है बाकी संबंध भी आ जाते हैं, उनको खाली 1 आध 2 बार देखना है, जैसे जिसमें ये 2 बनते हैं। ठीक है ना। वैसे और भी संबंध है, ठीक है ना, बट जैसे TR-MR का संबंध हो सकता है, ठीक है, ABC और MC का हो सकता है। तो ABC MC का तो AC की तरह लिखा जाता है, लंबा इसी की तरह होता है। ठीक है ना। तो प्लीज एक बार गो थ्रू कर लेना, मेन ये है, मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, जैसे मैंने बताया ABC MC का संबंध बिल्कुल इसकी तरह से ही होता है, AC MC की तरह ही होता है बिल्कुल ABC वाले का, तो देख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल एक जैसा लगेगा, बस आपको AC की जगह ABC यूज हो रहा होगा। ठीक है, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, लगभग सेम रहता है। तो प्लीज आप एक बार प्लीज अपना कॉपी देख लीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और बन जाता है न्यूमेरिकल में कि AC कर्व U के आकार का क्यों होता है, यानी यू शेप्ड कर्व क्यों होता है। तो ये भी मैंने आपको नोट्स में बताया हुआ कि यू शेप्ड कर्व इसलिए होता है क्योंकि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, वहां पे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम जो लग रहा होता है ना, उसी के कारण ये क्या था, यू शेप्ड कर्व होता है। तो कर्व की पहचान आपको आनी चाहिए, है ना। न्यूमेरिकल बेटा आपने कर ही लिए होंगे जहां तक है, न्यूमेरिकल के अच्छे से बेटा प्रैक्टिस कर लो। टेबल वाले क्वेश्चन, मांग के लोच, पूर्ति की लोच में से क्वेश्चन आने ही आना है, न्यूमेरिकल किसी एक में से आएगा, दोनों में से तो आ नहीं सकता, किसी एक में से न्यूमेरिकल क्वेश्चन उठ के आएगा। टेबल वाला क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा चांसेस जो है टेबल वाले क्वेश्चन के वो है आपके बेटा कॉस्ट वाले चैप्टर से टेबल वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो कॉस्ट वाले चैप्टर से टेबल वाला क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा हैं। ये जो वैसा वाला क्वेश्चन आता है, लोच निकालने वाला क्वेश्चन आता है, वो मांग और पूर्ति बेटा दोनों कर लो, कोई सा भी पूछ सकता है आपसे। ज्यादातर चांसेस जो रहते हैं वो मांग के रहते हैं, बट पूछ कुछ भी सकता है, तो वो अच्छे से पढ़ना है, टेबल वाला क्वेश्चन पढ़ना है। क्लियर हो गया। और बाकी बेटा हल्का फुल्का अगर आपका उसका टाइम बचे तो देख लेना और चीजें भी। ठीक है ना। चलो मिलते हैं स्टैट वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।